डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अध्यासन के प्रमुख डॉक्टर आगलावे सर से गुजारिश करते हैं कि वह आए और इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रस्तावना के रूप में। शिक्षा उत्पीड़न इस विषय पर राष्ट्रीय चर्चा सत्र शुरू हुआ। आज इस चर्चा सत्र का दूसरा दिन है। कल के उद्घाटन कार्यक्रम में इस विषय के संदर्भ में चर्चा हुई और उस चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि देश में वर्ण जाति व्यवस्था के नाम पर आज भी शिक्षा उत्पीड़न हो रहा है और इस संदर्भ में हम यदि जागरूक नहीं रहे तो उसका जो असर है वो असर आगे के आने वाले दिन में दिखाई देगा। यहां अपने पास कुछ फैक्ट्स है। 2005 और 6 में शेड्यूल कास्ट का हायर शिक्षा में जो परसेंटेज था वो परसेंटेज 13.6 था और कुछ दिन में हम देखते हैं कि वो कम होते जा रहा है। जो 2005 और 6 में 13.6 था वो भी कम हो जा रहा है, वो 10 तक आया है। इस स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा में हमारा जो स्थान है वो कम होते जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा के बिना हम तरक्की नहीं कर सकते, शिक्षा ये महत्वपूर्ण है। और आज स्वतंत्र भारत में ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है कि उच्च शिक्षा में एससी हो, एसटी है या और कोई है, उनका जो प्रमाण है वो कम होते जा रहा है। और इस संदर्भ में जब चिंतन करते तब यह स्पष्ट दिखाई देता है कि विश्वविद्यालय में हमारे बच्चों के साथ उत्पीड़न होता है और उस संदर्भ में यदि हम आज नहीं सोचते, चर्चा नहीं करते, चिंतन नहीं करते तो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें माफ नहीं करेगी। आज इस देश में जो राजनीतिक माहौल है, इस देश में जो वैचारिक जो अवस्था है, यानी ये आज का जो आइडियोलॉजिकल जो माहौल दिखा रहे हैं कि एक विशिष्ट विचारधारा को लेकर लोग दूसरे लोगों पर अन्य अत्याचार कर रहे हैं और इसलिए हमारे बच्चे जो उच्च विश्वविद्यालय में या अलग अलग जगह जो पढ़ते हैं उन पर काफी अन्याय हो रहा है और इसलिए इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। इसलिए इस चर्चा सत्र का आयोजन किया है। प्रसिद्ध बौद्ध विचारक, प्रसिद्ध आम्बेडकरी विचारक डॉक्टर धम्मकीर्ति सर को मैं आमंत्रित करता हूं, वे आए और इस विषय पे चर्चा करें, अपने विचार प्रकट करें। आप लोगों ने 4वीं शताब्दी के आचार्य धर्मकीर्ति का नाम सुना होगा, जो केरल के ब्राह्मण थे। बाद में बुद्ध के धम्म से इतने प्रभावित हुए कि वे बौद्ध हो गए, बौद्ध धर्म अपना लिया और वो बौद्ध धर्म के इतने विद्वान हुए कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य बने। वो आपको आश्चर्य होगा, आज के ज़माने में जो तर्कशास्त्र ने, लॉजिक ने और न्याय शास्त्र ने विकास किया है, उसका श्रेय आचार्य धर्मकीर्ति को जाता है। आचार्य धर्मकीर्ति का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रमाणवादिकम। उसमें उन्होंने एक श्लोक कहा है, वो उसको मैं उद्धृत करना चाहूँगा कि वेद प्रमाण्यं कश्चित् कृतवाद स्नाने धर्मेच्छा जातिवाद लेप संतापारंभ पापहानाय चेति ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि जारी। ये विशुद्ध संस्कृत में नहीं है, वैदिक संस्कृति में नहीं है, लेकिन हाइब्रिड संस्कृत में है ये श्लोक। इसका तात्पर्य ये है कि जो लोग वेद को ईश्वरकृत या अर्थात स्वतः प्रमाण मानते हैं,
वे और जो व्यक्ति ये विश्वास करते हैं कि इस संसार का बनाने वाला कोई ईश्वर है, ब्रह्म है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो लोग, और जो लोग स्नान करके गंगा में, जमुना में, कावेरी में आदि नदियों में स्नान करके धर्म की इच्छा करते हैं कि धर्म की प्राप्ति होगी, वे लोग, और जो लोग वर्ण व्यवस्था, जातवाद, ऊंच नीच और छुआछूत पर विश्वास करते हैं, वे लोग। और अंत में उन्होंने कहा है कि जो शरीर को कष्ट दे करके, उपवास करके, उल्टे टंग करके स्वर्ग की या मुक्ति की कामना करते हैं, ये लोग, 5 बातें उन्होंने महामूर्खों की जड़ बुद्धि बताई हैं कि ये उनकी जड़ बुद्धि के निशान हैं। अब इन 5 बातों में से प्रोफेसर आगलावे जी ने वो जातिवाद को चुना है, वर्ण व्यवस्था को चुना है। और आप जानते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था, जातिवाद का इतना बड़ा दंश है, इतना बड़ा जहर का डंक है कि जिसमें लग जाता है उसको छोड़ता नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार के लीपापोती करने वाले व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था को तो आदर्श व्यवस्था मानते हैं, जातवाद को तो आदर्श व्यवस्था मानते हैं, लेकिन छुआछूत पे विश्वास नहीं करते, अस्पृश्यता पे विश्वास नहीं करते। किसान ने गेहूं पैदा करने के लिए गेहूं का बीज तो बो दिया, लेकिन जो भूसा पैदा हुआ बाई प्रोडक्ट, उसे तो आप रोक नहीं पाएंगे। ये तो साइकोलॉजिकल तथ्य है कि जब आपने वर्ण व्यवस्था, जातवाद को, मनुष्य के समाज को, प्राकृतिक समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, तो छुआछूत, अस्पृश्यता तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये उसका बाई प्रोडक्ट है। लेकिन आचार्य धर्मकीर्ति ने कहा है कि ये व्यवस्था वो है जो व्यक्ति जड़ बुद्धि हैं, मूर्ख हैं, धूर्त हैं, इस बात पे विश्वास करते हैं। साथियों, हमारे यहाँ देश के प्रगति में अनेक प्रकार की सामाजिक मान्यताएं अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। अनेक प्रकार की मान्यताएं ऐसी हैं जो कि मनुष्य को विकास नहीं करने देती। उनमें एक वर्ण व्यवस्था हो जाती है। अब मैं विशेषकर आपने जो विद्यालयों की बात की है, कॉलेजों की बात की है, इनमें ये वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव आया कहाँ से? बिल्कुल साफ बात है। यहाँ पर पढ़ाने वाले जितने प्रोफेसर हैं वो भी उसी व्यवस्था से संबंधित हैं, वो भी पक्के ब्राह्मण हैं, चाहे वैश्य हो, चाहे ठाकुर हो, वो वर्ण व्यवस्था को मानता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब मैं आगरा कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल साइंस के गुप्ता नाम के प्रोफेसर थे। वो अक्सर कहा करते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाया है, वो तो हम लोगों के सामने झूठन परोस दी है। इस बात का उदाहरण देते थे। मतलब ये कह करके वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से अपमान करते थे कि उन्होंने झूठन इधर उधर से इकट्ठे करके ये थाली सजा दी। चूँकि हम लोग पक्के अम्बेडकरवादी थे, हमने कहा इस प्रोफेसर की बोलती ऐसे बंद नहीं होगी, ऐसे बंद होगी। मैंने क्लास में खड़े होकर के कहा कि प्रोफेसर साहब ये बताइए झूठन का मतलब क्या होता है? अरे भाई झूठन का मतलब ये है इस पत्तल से पूड़ी बची तो वहाँ से उठाई, और इस पत्तल से लड्डू बचा तो वहाँ से उठाया, इस तरह से उठा करके पत्तल तैयार किया तो उसे झूठन कहते हैं। और आप जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे श्रेष्ठ संविधानों में श्रेष्ठ है, उत्तम है, इसकी दुनिया प्रशंसा करती है। और आप कैसे कहते हैं कि उस दिन से उन्होंने सोचा गुप्ता जी ने कि भाई अब तो मेरी बात का जवाब देने वाले हो गए। उन्होंने ये बात कभी नहीं कही। अरे ये तो सम्मान की बात है। मैं आदरणीय डॉक्टर वीजी रत्नाकर सर को अपने विचार इस विषय पर प्रकट करने के लिए यहाँ पर बुलाता हूँ। आदरणीय डॉक्टर वीजी रत्नाकर सर। अभी बाबा साहब की विचारधारा से 1994 में अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया। वो समय में हमारा फाइटिंग एबीवीपी से नहीं था, वो समय लाल झंडे से। आरएसयू
ग्रुप के जो रेडिकल स्टूडेंट ग्रुप वाले बाबा साहब अम्बेडकर के हमारे एसोसिएशन को भड़काने के लिए कोशिश करते रहते। हरगोपाल जैसा कुछ लोग थे वहाँ। वो समय हम अम्बेडकर एसोसिएशन के रूप में आगे आए थे और बाद में जो लाल झंडे वाले वो लॉन्ग टाइम उनका जो प्लान रहता है, अभी अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के ऊपर उनके झंडा फहरा है। हमारे लोगों को भी कंफ्यूज कर रहा है। ये रोहित मरने के पहले 25 डेज पहले हमारे उर्दू यूनिवर्सिटी को, ये वाइस प्रेसिडेंट है एसोसिएशन का, उनको और कुछ स्टूडेंट्स को हम हमारे यूनिवर्सिटी को मैं बुलाया। मैं 2 घंटे बात किया, आप जो जा रहे जो रास्ता सही नहीं है। बाबा साहब का नाम को बर्बाद नहीं करना है। बाबा साहब का जो एम है अनटचबल्स के लिए और एसटीज के लिए और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, ओके माइनॉरिटी जो क्रिश्चियन है मुस्लिम है उनको लेकर भी हम सोचना है, लेकिन मेन मुद्दा हमारा दलित अनटचबल्स के लिए। इसलिए आप लोग जो जा रहे याकूब मेमन का या अफजल गुरु का किसी का जो रास्ता, उनके लिए भी आप फांसी को रद्द करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज कोशिश कर रहे, रद्द किया गया, लेकिन हम भी डेमोक्रेटिक ढंग से ओके हम भी साथ सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेन मुद्दा वो नहीं होना चाहिए। मैं रोहित से 25 डेज पहले बताया। बाद में ये वेलीवाड़ा अचूत बस्ती जैसा वो टेंट लगाया, पेपर में आया। नेक्स्ट डे फेसबुक में आए तो गजबे साहब हमेशा बेचते रहते, कुछ मैं भी फॉलो करता हूँ और इस तरह फेसबुक का आज का सोशल मीडिया है। नेक्स्ट डे वेलीवाड़ा टेंट लगाने के बाद सेकंड डे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर लोग हैं, हमारे भाई रत्नम साहब है, लोकल वाले रेस्पॉन्ड नहीं हुए थे, लेकिन हम उर्दू यूनिवर्सिटी से एसोसिएशन में मेरे साथ, इसलिए 5 प्रोफेसर साहब आ गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी वेलीवाड़ा में बैठे। उन लोगों रोहित भी थे वो टाइम पे। 4 लोग बात कर रहा है, हम भी बात कर रहे हैं। हम आने के बाद वहाँ के यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर 2-3 लोग आए थे और ये फोटो लेके पेपर को भेज दिया। मानो फैकल्टी रत्नाकर और नागेश्वरा कुछ लोग आगे हमारे साथ बैठे बोल के वो लोग न्यूज़ में आया। ओके ये यूनिवर्सिटी के खिलाफ हो अलग है, लेकिन हमारा धर्म क्या है, हमारे जाति का हमारा मुद्दा है, हम जाना है। बैठे बाद में नेक्स्ट डे थोड़ा वहाँ के लोकल के प्रोफेसर्स आ गए, SC/ST एम्प्लॉयज नॉन टीचिंग वालों को हम बुलाया, वो भी बैठ गए। थोड़ा चल रहा है इश्यू। संक्रांति आ गया, हम गाँव गए कुछ लोग, तो इस तरह बीच में इमीडिएट न्यूज़ आया ये रोहित मर गया। लेकिन मैं 2 घंटा उनसे बात किया पहले हमारे यूनिवर्सिटी में, वो इनसाइडर जैसा वो ओपन नहीं होता, हमेशा बहुत सोच रहा है। उनके सामने सवाल बड़ा है, सत्ता में है वो लोग, उनके साथ कैसे लड़ना, उनको एडुकेट करने वाले नहीं है, लाल झंडे वाले उनको डायरेक्शन दे रहा है। बाबा साहब का जो सिद्धांत को लेकर जलने वाले को लाल झंडे वाले कैसे देते, वो एक्सपीरियंस कैसे हमारे साथ रहते, नहीं प्रॉब्लम है। ये कन्फ्यूजन में है वो बच्चा। और साथ में जो लोग है पूरे इंटरनेशनल इश्यूज बात कर रहा है जो, लेकिन कम्युनिटी के जो पर्सन्स है, दलित ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ सही रिश्ता नहीं है इन लोगों को। 25 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ, मैं अकेला और 2-3 लोग हम बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते। मैं पोइट्री लिखता हूँ और बुक्स भी मैं ट्रांसलेट करते रहता। इसलिए इस तरह धर्मकीर्ति साहब का भी मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन उनके बुक्स भी हमारे रेफरेंस दलित लिटरेचर में पढ़ाता यूनिवर्सिटी में। 25 MPhils मैं 9 ईयर्स में कंप्लीट किया, पूरा दलित लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, ये पूरा। इस तरह सम्यक प्रकाशन के चंद स्वरूप साहब बौद्ध साहब के साथ भी मैं बात करता रहता हूँ, प्रदीप अगलावे साहब के साथ। ये रमाबाई अम्बेडकर किताब मैंने अनुवाद किया और जूठन को अनुवाद किया तेलुगु में, मैं बंगी हूँ अनुवाद किया, क्रांतिबा फूले को अनुवाद किया, और साहब का भी धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद परिवर्तन भी नेक्स्ट मीटिंग तक मैं लेके आऊँगा, वादा दे रहा हूँ, क्योंकि हो गया काम, थोड़ा फाइनल देखना है, शिकंजे का दर्द भी हो गया। इस तरह कुछ काम चल रहा हूँ। पहले है तो गजबे साहब का समता सैनिक दल संघर्ष एवं आंदोलन, ये किताब हर जगह आजकल तेलुगु प्रांत में हर एक मीटिंग में ये किताब को लेकर बात कर रहा है। जय भीम वर्ड पहली बार ये किताब की ओर से एक आर्टिकल के रूप में मैं भेजा पेपर में, अभी लोग ये पढ़ रहे। हरदास साहब किस तरह, लाला हरदास साहब किस तरह, बाबू हरदयाल साहब ये के निकाले वो वर्ड, उनको लेकर बात कर रहा है। इस तरह इसलिए मैं वो पूरा ABVP या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस वाले ये देख रहे हैं, ये लोग बाबा साहब नाम पे है लेकिन पूरा एक्टिविटी लेफ्ट एक्टिविटी कर रहा है, ऐसा लोग सोच रहा है। वहाँ SFI भी है। 20 ईयर्स पहले ABVP वाले एक पॉम्पलेट लेकर आए तो भी हम गेट तक भगाते हैं वो टाइम पे।
ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एसएफआई वाले थे भी हम भेजते, एसएफआई वालों से हम बात करते, अगर गेट के बाहर कुछ करना है तो एसएफआई के साथ हम काम करेंगे, लेकिन अंदर नहीं आना। आप आए तो पीडीएसयू आते, दूसरे आते, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भाई यूनिवर्सिटी है, पुलिस वाला भी अंदर नहीं आना है, कोई एमएलए मिनिस्टर भी नहीं आना है, इस तरह हम काम करते रहते। इसलिए वो हमारा फाइटिंग ये वीवीपी का आरएसएस का नहीं, पहले वहाँ का फाइटिंग पहले लाल झंडे के साथ है, वो नए डायरेक्शन से हम देखना चाहिए। इस तरह रोहित इश्यू है, ये हायर एजुकेशन में भी इस तरह प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, ये प्रमोशंस नहीं दे रहे हैं, इस तरह बहुत सारे इश्यूज है, उनको लेकर हम बात करना है। अभी इस तरह बात करने का जो मौका दे दिया अगलावे साहब इतना प्यार से हमें बुलाते, हम भी इमोशनल हो जाते हैं आके, क्योंकि हमारा जन्म स्थान है ये नागपुर, दलित बाबा साहब की रोशनी से हम आगे जा रहे हैं। इस तरह हम लोग सोच रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हमारे तेलुगु पीपल इस तरह सोच रहे हैं। जय भीम, सभी को नमस्कार। प्रोफेसर प्रशांत तांबे सर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। Does lack of access to education is content and its delivery amount to atrocity? सर मैं बहुत बार बार आपकी तारीफ करना चाहूंगा इस विषय के आपने जो रखा है, क्योंकि कहीं हम खो ना जाए सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एट्रोसिटी के बारे में बात कर कर। टॉपिक बहुत बड़ा है भाई, हमने आपको एक्सेस डिनाई किया था ना पहले, ठीक है, एक समय था जब हम आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आने नहीं देते थे। आज आने दे रहे तो हम आपको सत्य नहीं बताएंगे, सत्य को नकारना ये एजुकेशनल एट्रोसिटी है। और जो सत्य जो है, जो भारतीय संविधान यहां के एजुकेशनल लिटरेचर में डालता है, उस सत्य को आप तक किस तरह से पहुंचाया जाता है, ये एजुकेशनल एट्रोसिटी है। कल एक वक्ता जो है हमारे सर ने कहा था, उस लड़के को क्लासरूम में पूछा जाता है, भाई आप तो वो पिगरी जो है, डुक्कर जो है, वरा जो है, उस चराने वाले आप कम्युनिटी से आते हैं ना, तो जो कंटेंट है उसको किस तरह कंडक्ट किया जाता है हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स के द्वारा, वो भी एक एजुकेशनल एट्रोसिटी है दोस्तों। और यह जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एट्रोसिटी से थोड़ी सी आगे बात है। अब दोस्तों कुछ अजम्पशंस जो है इस प्रेजेंटेशन के लिए मैंने ली है कि एजुकेशन ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। थोड़ी देर पहले मैंने भी जो है एक प्रैक्टिकल किया था, मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये जो संता आसाराम का नाम, बेडी वाले का नाम, अरुंधति आनंदिता का नाम जो मैं ले रहा हूं, तो एक एक्सपेरिमेंट करने की मैंने कोशिश की थी। आज जो आप लोग यहां पर मौजूद है, आज आप अपने जीवन के एक शिक्षित होने का अनुभव यहां पर आप लेने के लिए आए हुए हैं। हम सतत शिक्षित होते रहते हैं, जन्म से लेकर मरने तक हम सतत शिक्षित होते रहते हैं, और यह शिक्षित होना हमारा खत्म नहीं होता। और ये शिक्षित होना सिर्फ हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक मर्यादित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। तो आज जो आप यहां पर आए हैं और शिक्षित होने के लिए आए हैं, आपके सामने जब मैंने कुछ गलत आदर्शों का नाम लिया, सत्य को नकारने की कोशिश की, एक असत्य को आपके ऊपर आदर्श के नाम पर थोपने की कोशिश की, ये एजुकेशनल एट्रोसिटी है। टकभरे सर, मैं यहीं से बात को शुरू करना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या 1947 में, जरा समझने की कोशिश करेंगे, मैं बहस का विषय रख रहा हूं आपके सामने, 15 अगस्त 1947 को एक्चुअल हुआ क्या था? इट वॉज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ पावर एंड नथिंग एल्स। ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। अंग्रेज चले गए और उन्होंने जिन लोगों को सत्ता सौंपी, दुर्भाग्य से वे लोग वही थे जो 2500 साल से यहाँ रूल करते आ रहे थे इंडिया को। तो इस प्रकार से प्रश्न ये पैदा होता है कि भारत आज़ाद हुआ, क्या भारत की जनता भी आज़ाद हुई थी? क्या उन्हें शैक्षणिक आज़ादी मिली थी? क्या उन्हें सामाजिक आज़ादी मिली थी? क्या उन्हें आर्थिक आज़ादी मिली थी? अपनी चर्चा यहाँ से शुरू होती है। तो कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की अवधारणा जो है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शब्द इतना प्यारा शब्द है, बाबा साहब के लिए था कि एक बार ऐसी एक विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा, बाबा साहब
जितनी भी आपको अधिकार दिए गए हैं, सुविधाएं दी गई हैं, राइट्स दिए गए हैं, वो सब छीन लिए जाएं, सब वापस ले ली जाएं, और कोई एक चीज जो आप चाहेंगे, आपके पास रखना चाहेंगे, वो क्या है? इमीडिएटली एक सेकंड भी बर्बाद ना करते उन्होंने कहा था स्वतंत्रता, 3 बार का स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्रता रहेगी तो ये बाकी चीजें सब वापस आ जाएगी। और दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, इस स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। ये स्वतंत्रता बेसिक चीज है, क्योंकि इस स्वतंत्रता के साथ एजुकेशनल एट्रोसिटी जुड़ी हुई है। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। तांत्रिक सत्र के अध्यक्ष आदरणीय न्यायाधीश यशवंत चौहारे सर से विनती करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वे अपना अध्यक्षीय विचार रखें। सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय प्राप्त झाला काय याकडे जर आम्ही दृष्टिक्षेप टाकला तर आता जसं ऐतिहासिक भूमिका अनेक वक्त्यांनी सांगितली की पूर्वी काय होतं सामाजिक व्यवस्थेमध्ये, धार्मिक शास्त्रांच्या नियमामुळे आम्हाला काय नाकारलं होतं, शिक्षण आणि अर्थार्जन आम्हाला नाकारलेलं होतं, आणि हे नाकारण्याने मग त्या काळातही कशा शैक्षणिक अत्याचार झाला यासंबंधी जर बाबासाहेबांच्या जीवनाकडे जर आपण पाहिलं तर बाबासाहेबालाही शिक्षण घेत असताना शाळेच्या वर्गामध्ये प्रवेश मिळाला नाही, शाळेत जाता आला नाही, ही वस्तुस्थिती। आणि त्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी का घडल्या याचं विवेचनही आपण दिले की अनटचॅबिलिटी काय, आणि ह्या अनटचॅबिलिटीचे रिमूव्ह करण्याच्यासाठीच्या संबंधात नंतर ज्या भारतीय संविधानामध्ये तरतुदी आल्या, आर्टिकल 14 असेल, 15 असेल, आर्टिकल 16 असेल, तर ह्या संबंधानं अनटचॅबिलिटी कशी आहे, कशा स्वरूपाची आहे, अनटचॅबिलिटी रिमूव्ह करण्याची तरतूद संविधानात आली, मात्र अनटचॅबिलिटीची डेफिनेशन अशी काही झालेली नाही। व्हॉट इज मीन बाय अनटचॅबिलिटी? आणि ही अनटचॅबिलिटीची डेफिनेशन जरी नसली तरी एक 2 प्रकारची अनटचॅबिलिटी आहे। रिपोर्टेड केसद्वारा आपल्याला सांगता येईल, एक माणसाला माणसाचा स्पर्श झाला तर ती अनटचॅबिलिटी आहे, दुसरी माणूस अस्पृश्य दिसला रस्त्यावर तरी ती अनटचॅबिलिटी आहे। अशा प्रकारची एक रिपोर्ट झालेली केस मी आपल्याला सांगतो की बाबा एक अनटचेबल माणूस रस्त्यावर चालण्याला मुभा नव्हती, आणि एक हा अनटचेबल मद्रास हायकोर्टच्या मध्ये रिपोर्ट झालेली केस आहे। हा अनटचेबल रस्त्यावर उभा आहे आणि एक प्रिस्टला, पुजाऱ्याला पलीकडे मंदिरात जाऊन वर्शिपला जायचं आहे, पूजेला जायचं आहे, आणि तो त्याला पाहतो, आणि हे पाहिल्याच्या नंतर मग म्हणतो की आता याच्यामुळे तर मला आता पुढे जाण्याचा अधिकार नाही आहे, मी आता पोल्यूट झालो, मी बाटलो, आणि मग हा मॅजिस्ट्रेटकडे जातो आणि तक्रार करतो की बाबा याच्यामुळे हा माझा रॉंगफुल डिस्टन्स झाला, मला हा रस्ता अडवल्याच्या गत झालं, आणि हा खटला त्या न्यायालयासमोर चालतो, मॅजिस्ट्रेट साहेबांच्या समोर, आणि त्याला 500 रुपये दंड आणि 1 महिना शिक्षा होते। 500 रुपये दंड आणि 1 महिना शिक्षा ही झाल्याच्या नंतर तो ग्रस्त, तो अनटचेबल, हा सेशन्स कोर्ट पुढे अपील करतो। अपील केल्याच्या नंतर सेशन्स कोर्टाने खालचा जो निकाल आहे जशास तसा कायम ठेवला, तो कन्फर्म केला जजमेंट। आता लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटीज ॲक्ट आलेला आहे आपल्या भारत देशामध्ये, याप्रमाणे कायद्याची मदत घेण्याचा अधिकार मिळालेला आहे न्यायप्राप्तीसाठी। त्या काळात 1909ची केस आहे ती, कसलंही कायदेशीर मार्गदर्शन नव्हतं, तर अशा अवस्थेत तो माणूस मद्रास हायकोर्टमध्ये जातो, अनटचेबल माणूस, आणि ती जजमेंट चॅलेंज करतो।
आणि मग मद्रास हायकोर्ट म्हणते की रस्त्यात उभं टाकणं हे काही रॉंगफुल रिस्ट्रेंट होत नाही, त्याला दिलेली जी सजा आहे ती रद्द केली जाते आणि त्याने भरलेला जो 500 रुपये दंड आहे तो त्याला वापस केला जातो. म्हणजे ही अशा प्रकारची अस्पृश्यता होती आणि अनटचॅबिलिटीच्या प्रकारच्या जीवन माणसं जगत होते. आणि ही अस्पृश्यता निर्मूलन करण्याच्यासाठी मग बाबासाहेब आंबेडकरांनी चौदार तळ्यावर सत्याग्रह केला हे आपल्याला ज्ञात आहे. 25 डिसेंबर 1927ला मनुस्मृती दहन करून सिम्बॉलिक रीतीनं जे विषमता होती ही नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला आणि घटनात्मक रीतीने ती नष्ट करण्याच्यासाठी भारतीय संविधानामध्ये आर्टिकल 13 आलं आणि या संविधानाची विसंगत जे जे काही नियम असतील, प्रथा असतील, रूढी असतील, परंपरा असतील, ह्या परंपरा बेकायदेशीर ठरतील अशी त्या संविधानामध्ये तरतूद करण्यात आली. आणि यानुसार जे धर्मशास्त्राचे नियम आहेत त्याचा अंमल घटनात्मक रीतीनं अवैध ठरलेला आहे. अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल का बैन किया जाता है तब दुनिया को पता चलती है कि अच्छा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है उस कैंपस में. कि भारत में दुनिया के सबसे अच्छे कानून भारत में हैं और दुनिया में सबसे बुरा इम्प्लीमेंटेशन कानूनों का भारत में है. मुझे लगता है कि पहली बार कैंपस में जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं इसको रोकने का रास्ता यहीं से खुला है कि हम लोगों ने नाराज़ होना सीख लिया है. Ms. Sangapali is research scholar from JNU and an activist of Dr. Baba Saheb's Ambedkar movement. Please, ma'am. आज अगर देखा जाए तो आसा में जब हुआ था किस्सा अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन, तब हमें पता चलता है कि ओ देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन हैदराबाद में. जब अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल का बैन किया जाता है तब दुनिया को पता चलती है कि अच्छा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है उस कैंपस में. तो हमारे बीच में कनेक्शन नहीं है. जबकि आप दूसरे पार्टीज में देखेंगे तो वो लोग पहले से ही बहुत कनेक्टिविटी के साथ आते हैं. आयसा का स्टेट लीडर कौन है उसको सब पता चलता है कि HCU में आयसा का लीडर कौन है, कौन कौन स्टूडेंट है, नहीं तो केरला यूनिवर्सिटी में कौन कौन है. तो हमारी ये कनेक्टिविटी बनी रखनी चाहिए. इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वी आर नॉट connecting when we really want to raise the voice, but then it's a continuous process wherein we interact with each other, hold some seminars, hold some workshops, and come together frequently, and also raise these issues at various levels. तो इसके साथ साथ हमको एक टीम कमिटीज़ बनानी पड़ेगी. लीगल कमिटी हो सकता है, क्योंकि हमारे एक साथी बोल रहे थे और मैं भी पूरी तरह से मानती हूँ कि बच्चे जो आते हैं स्टूडेंट्स कैंपसेस पे वो पढ़ने के लिए आते हैं. जैसे बाबा साहब को जब बोला गया था कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उन्होंने बोला मैं पढ़ने के लिए आया हूँ और मैं किसी के स्कॉलरशिप पे आया हूँ. राइट तो हम भी वैसे ही जाते हैं पढ़ने के लिए. स्कॉलरशिप मिलता है तो हमको तुरंत स्कॉलरशिप के दौरान ही ख़त्म करके जाना होता है. स्टिल हमारे ऊपर जब अट्रॉसिटीज़ होता है तो पूरे 1-2 दिन लग जाते हैं जस्ट टू फाइंड अ लीगल पर्सन टू सपोर्ट अस. रिसेंटली जब February 9 का केस होता है तो उसमें हमारे अंबेडकर छात्र संगठन भी, उनके ऊपर भी सेडिशन चार्जेस लगते हैं, जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है, आज कोई भी नहीं कर रहा है. बट हम लोग एक लीगल एक्सपर्ट को ढूंढने के लिए 2 दिन लग जाते हैं. वी कॉल डिफरेंट पीपल टू फाइंड आउट, फाइनली वी गेट अ लॉयर. तो ये क्यों, ये गैप क्यों हो रहा है हमारे बीच? स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए या स्टूडेंट्स को बाकी जितने भी प्रोफेशनल्स यहाँ पे बैठे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए वी शुड क्रिएट अ प्लेटफॉर्म. मेडिकल असिस्टेंस, ये सपोर्टिव सिस्टम्स हम लोग अगर क्रिएट कर सकते हैं. इट्स अबाउट एनवायरनमेंट. हम कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं चारों तरफ एक स्टूडेंट के. जब हम जो दिल्ली में बैठे हैं
लीगल एक्सपर्ट्स जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, मेडिकल डॉक्टर्स जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो भी मीडिया प्रोफेशनल्स हैं या जो भी हायर एजुकेशन को लेके, उन सबको पता चलना चाहिए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स किस किस यूनिवर्सिटी में कब दाखिल लिए हैं. दे शुड हैव अ लिस्ट और कॉन्टैक्ट में हर बार रहना चाहिए. इट्स दिल्ली की बात कर रही हूँ, लेकिन इट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री. एंड ऑल्सो वी शुड हैव अ टीम विच इज़ सपोर्टिंग अस, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी आर डिस्कनेक्टिंग आर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट पीपल. हमारे डायस्पोरा है जहाँ पर हमारे मराठी, मैं लास्ट टाइम यात्रा पे जब गई थी, मैंने बहुत सारे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स से मिली थी वहाँ पर जो यूएस में हैं. साउथ एशियन डायस्पोरा वो लोग हैं वहाँ पर कर रहे हैं काम, और वो चाहते हैं कि वो हमको हेल्प करें, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ कॉन्क्रीट हो. तो हम कुछ कॉन्क्रीट सोचेंगे, कमिटीज़ बनाएंगे, सपोर्ट सेल्स बनाएंगे. क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, ये जो SC/ST सेल बना हुआ है कैंपसेस में, हमारे कैंपस में वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के नाम से जाना जाता है. इट्स जस्ट फॉर द नेम सेक. वहाँ पर कोई बैठेगा, हर साल अंबेडकर मेमोरियल के नाम पे एक सेमिनार होगा मार्च 9 को या मार्च में. फिर उसके बाद whether it is functioning, whether it is really taking the grievances of all the students is not known to anybody. Similarly, remedial courses. Many of the schools don't even have remedial courses. And वो remedial courses में भी कौन पढ़ाता है? अभी तक हमारे साथी ने बताया था कि हमको जो पढ़ाया जाता है, पेडागॉजी के बारे में बोला उन्होंने, वो एक ऑप्रेसर की पेडागॉजी है, एक ब्राह्मण की, एक क्षत्रिय की, एक शूद्र, एक वैश्य की. तो इन लोगों की पेडागॉजी में हम क्या सीखे? क्या हमारी हिस्ट्री हमने सीखा वहाँ पर? क्या हम लोग अपने लीडर्स को प्रोड्यूस कर पाए हैं? क्या हम अपने लीडर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो रेमेडियल कोर्सेज में भी जो पढ़ाने आता है वही पढ़ाने आता है जो ये समुदाय से बिलोंग करते हैं. उनको सिर्फ पैसे चाहिए, वो आएंगे, कुछ क्लासेस लेंगे, चले जाएंगे. उससे कितना इफेक्टिव है क्लासेस, वी रियली डोंट नो. बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक मैंने सुना है कि इट्स नॉट प्रॉपर. तो क्या हम लोग स्टूडेंट्स को, पहले तो मैंने बोला था कि एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, एक एनवायरनमेंट जहाँ पर एक सपोर्टिव सिस्टम क्रिएट करेंगे हम लोग. अब स्टूडेंट्स में एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है. स्टूडेंट्स जब आते हैं, मैं भी जब गई थी कॉलेज में तो मुझे पता नहीं कुछ भी, अपने आप को दलित बोलने के लिए तो बहुत गर्व से बोल सकती थी, लेकिन रिजर्वेशन का नाम आते ही थोड़ा सा मैं ढीली पड़ जाती थी, क्योंकि आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट. जब मैं कॉलेज में थी +1 +2, धीरे धीरे मुझे पता चला कि दैट्स माई राइट. आई एम एक्चुअली टेकिंग माई शेयर इन दिस रिसोर्सेज. इट्स नॉट समथिंग आई एम स्टीलिंग अवे फ्रॉम समवन. तो क्या हम लोग ये कॉन्फिडेंस सारे स्टूडेंट्स में बिल्डअप कर सकते हैं? Can we create seminars, workshops in order to create this knowledge, in order to create that confidence of coming from a particular community? Mr. Anup Kumar, who is also from JNU and an activist. We are a lot of JNU people today. Please, sir. भारत के बारे में एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि भारत में दुनिया के सबसे अच्छे कानून भारत में हैं और दुनिया में सबसे बुरा इम्प्लीमेंटेशन कानूनों का भारत में है. आप कोई भी इशू ले लीजिए, गवर्नमेंट तुरंत कानून बना देगी. गवर्नमेंट को 1 साल भी नहीं लगता है. निर्भया का केस, ये लो जी एक कानून. आपका एट्रॉसिटी हो रहा है, ये लो जी एक कानून. अब आपका हायर एजुकेशन में हो रहा है, ये लो जी एक कानून. तो क्योंकि वो उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि उनको ये भी पता है कि इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा. जैसे कि अरुणा जी ने बताया कि SC/ST जो सेल्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल. देखिए सर, मुझे 16 साल काम करते हो गया स्टूडेंट्स के बीच में, और बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन केसेस सॉल्व कोशिश की, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई. जैसे कि अभी हमारे सर मेंशन कर रहे थे, डेथ ऑफ मेरिट जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं बाल मुकुंद भारती वगैरह की, वो हम ही लोगों ने तैयार की थी. आपने देखा होगा, नेट पे देख सकते हैं. डेथ ऑफ मेरिट हम लोगों ने 22 केसेस सुसाइड के डॉक्यूमेंट किए थे, उनमें से 3 पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी. तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्री बनाई, तुरंत गवर्नमेंट, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री का फ़ोन आता है, बोलता है कि देखिए अनूप जी, ऐसा है, अब आपने 3 डॉक्यूमेंट्री बनाई, अब आगे मत बनाइए. केस हमको समझ में आ गया है ना. हम इस पर पूरा आपने 22 केस बोले हैं, हमने 22 टीम बना दी हैं और वो एक एक केस की जांच करेंगे. अब देखिए, इतना तो हमें भी समझ में है कि ये सब बकवास कर रहे हैं, लेकिन
तो उन्होंने हम लोग को बुलाया तो हम लोग गए वहाँ पर, और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हम जो अभी रोहित एक्ट की बात चल रही है उसका आश्वासन हमें 2010 में ही मिल गया था कि हम जो है कानून बनाएंगे और हायर एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन को रोकेंगे। तो मंत्री महोदय बैठे थे, उनके सेक्रेटरी बैठे हुए थे। अब उनके सामने तो मैं हंस नहीं सकता था, लेकिन मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि अल्टीमेटली बात वहीं पे आई कि हम कानून बना देंगे। जो 22 केस हैं उनमें जस्टिस नहीं देंगे, एक भी प्रोफेसर को पनिश नहीं करेंगे, और जब तक आप पनिशमेंट नहीं देते हैं चीजें चेंज नहीं होती हैं। Our next speaker is Mr. Dilip Mandal, research scholar from JNU Delhi, who is pursuing his PhD on mass communication. Earlier, he was managing editor of India Today magazine. I call upon Mr. Mandal to deliver his presiding speech. Mr. Mandal, please. मुझे लगता है कि पहली बार कैंपस में जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं इसको रोकने का रास्ता यहीं से खुला है कि हम लोगों ने नाराज होना सीख लिया है। रोहित का मरना अब अनकंटेस्टेड नहीं जाएगा, अब विरोध होगा, और इन कैंपसेस में बैठे हुए सारे द्रोणाचार्यों को ये संदेश जाना चाहिए कि रोहित मरेगा तो हम आपकी आंख में आंख डाल के पूछेंगे कि आपने क्यों मारा। मुझे लगता है कि सॉल्यूशन की शुरुआत यहाँ से भी होती है कि हम लोगों ने जो बाबा साहब के जो 3 मेन स्लोगन थे, हम लोग शायद सेकेंड लेयर पर पहुंच गए हैं। फर्स्ट लेयर पूरा हुआ, एक रिजर्वेशन और तमाम वजहों से, मॉडर्नाइजेशन, शहरीकरण, इन वजहों से जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ थी उनके अंदर का एक मिडिल क्लास आया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लोग आए हैं, पढ़ लिख कर एक अच्छा खासा तबका खड़ा हो गया है। ये हॉल शायद आज से 15-20 साल पहले शायद नहीं भर सकता था, और इतने देर तक, इस 2 दिन तक अगर इस तरह से बातें हो रही हैं तो रास्ते यहाँ से खुलते हैं। शायद हम लोग एजिटेट वाले चरण में पहुँच गए हैं, मुक्ति का रास्ता दूसरे स्टेज पर पहुँच गया है, तो थोड़ा सा मन में विश्वास भी रख सकते हैं कि मुक्ति अब बहुत दूर नहीं है। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि 2010 की मैं एक घटना आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं की बात हुई थी। एक IIT कानपुर की घटना है, माधुरी साले महाराष्ट्र की लड़की थी, उसकी सुसाइड हुई थी, और वो खबर आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, वो खबर आपको मिलेगी। 17 नवंबर 2010 की वो सुसाइड थी, और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के बाद उसने सुसाइड किया था। और उसके बाद क्योंकि कानपुर IITs में उससे पहले के 5 साल में 8 सुसाइड्स हो चुकी थी और सारे SC ST के लोगों ने सुसाइड की थी, तो एक कमेटी बनी थी, और उस कमेटी में 3 लोग थे, प्रोफेसर ओंकार दीक्षित, प्रोफेसर मुकेश शर्मा और प्रोफेसर AK घोष। फैसला और जांच इस बात की होनी थी कि शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट सुसाइड क्यों कर रहे हैं, और उसके लिए कमेटी बनती है जिसमें तीनों के तीनों अपर कास्ट मेल पुरुष। एक लड़की ने सुसाइड की थी, तो कम से कम इस कमेटी में एक महिला को होना चाहिए था। क्या कारण थे जानने के लिए, उनके 2 लड़कियों के से बात करने के लिए। लेकिन 3 पुरुषों की एक कमेटी बनाई गई, तीनों अपर कास्ट के, और उन्होंने 3 रिकमेंडेशन बताए थे। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी बहुत बड़ी सी। पहला रिकमेंडेशन था कि कैसे सुसाइड ना हो इसको उपाय बताए जा रहे हैं। हॉस्टल के हर कमरे से सीलिंग फैन हटा दिया जाए, पहला रिकमेंडेशन। सेकंड रिकमेंडेशन 2010 का है, रिड्यूस इंटरनेट स्पीड, कि लोग बहुत इंटरनेट देखते हैं, इस वजह से बहुत आइसोलेशन में रहते हैं और इस वजह से सुसाइड होता है। ये IIT के 3 प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर, एसोसिएट भी नहीं, दीक्षित, शर्मा एंड घोष की कमेटी, सीलिंग फैन हटा दो, इंटरनेट की स्पीड कम कर दो, और सिंगल रूम देना बंद कर दो। ये आज की तारीख में, अब जबकि ये इशू अब फोर फ्रंट पे आ गया है, ये एब्सर्डिटी मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगी, और अगर होगी तो हम सारे लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया हम लोगों के पास नहीं है, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर उनको इतनी गालियाँ पड़ेंगी कि वो इतनी आसानी से अब नहीं कर सकते हैं। तो 2016 में आप सब लोगों का स्वागत है। ये
इतिहास का वो क्षण है, ये इतिहास का वो दौर है जब शायद ब्राह्मणवाद के साथ जो लड़ाई चल रही है वो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए शायद हम लोग तैयार हैं। आज के प्रमुख अतिथि प्रिंसिपल हरिभाऊ केदार सर, इनसे मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ आकर वो इस विषय पर अपने विचार रखें। भारत के इतिहास में और खास करके आज़ादी के बाद में ऐसा व्यवहार कभी छात्रों के प्रति किसी अथॉरिटी ने, किसी प्राधिकरण ने नहीं किया है। अब क्या है कि 2 साल के पहले हमने गलती की और इतनी बड़ी गलती कि तवारीख इतिहास भी हमें क्षमा नहीं करेगा। केवल उस विचारधारा के वजह से लोग सत्ता में आए हैं क्या? हो सकता है हमारी कुछ गलतियां होंगी, लेकिन केवल उस विचारधारा को मानने वाले लोगों के ये प्रतिनिधि नहीं है। हम सब लोगों ने, बहुत लोगों ने उनको वोट दिया, इसलिए सत्ता में आए और सत्ता में आते वक्त सबको आश्वासित किया, सबका विकास, सबका साथ। उस वक्त हम भी मूड जैसे रहे। हमें भी विश्वास लगा कि हो सकता है कि आज तक के जो चलता पुरजापन सियासत में चलता था उसे ये जरा बढ़कर है, अलग है, शायद इनके ऊपर भरोसा किया जाए। जैसे सत्ता पे आए उसके दूसरे दिन वो विकास का एजेंडा तो कहीं का कहीं गया, आज भी उनको भी शायद याद नहीं होगा। पार्टी के जिम्मेदार लोग, खासदार, योगी हो या भोगी हो, मोती हो या ज्योति हो, जिस ढंग से जहर समाज में प्रसरित करने का काम किया है, उसको रोकथाम किसने की? क्यों नहीं की? इस देश की बागडोर आपके हाथ में देने के बाद आपका हिडन एजेंडा ओपन एजेंडा हो जाता है और हम लोग उनसे अपेक्षा करते हैं कि न्याय मिले। किसी शायर ने कहा है, तुम मुंसिफ नहीं हो कातिल हो, तुम मुंसिफ नहीं हो कातिल हो, तुम क्या फैसला सुनाओगे? इनसे अपेक्षा हम करेंगे? इनसे हमें केवल संघर्ष ही करना पड़ेगा। हमने देखा है, आज हम बोल सकते हैं, वरना एक काश्तकार का बेटा नागपुर यूनिवर्सिटी में आकर वाइस चांसलर बन जाता। वो ताकत उनकी थी, जिसके वजह से शिक्षा के दरवाजे हमारे लिए खुले हो गए। अब आज हमारा आवाज बंद करना चाहते हैं, सैया भय कोतवाल तो भर काय का, कि 10 लोग अलग अलग विचार मुख से बोलते हैं और कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्रीय है। आपके खिलाफ में कुछ बोलो तो आप देशद्रोही बन जाते हैं। ये कैसा चलेगा? शिक्षा के क्षेत्र में एट्रोसिटीज कैसे होती है, उसकी चर्चा आपने की है। हमारे अपने उम्र में हमने भी कुछ सहन किया है, लेकिन इस ढंग से, इस लेवल पर हमारे वक्त ऐसी बात नहीं आई कि जहां पर हमारा एक बच्चा आपके पीड़न के कारण आत्महत्या करता है, एक मंत्री हैदराबाद में जाकर, जेएनयू में भी जाकर सरेआम एक विद्यार्थी परिषद के लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। क्या हो रहा है इस देश में? यह अराजकता की स्थिति नहीं है? ये इमरजेंसी की स्थिति नहीं है? यहां पर तानाशाही नहीं चल रही है?
हुकुमशाही नहीं चल रही है। लेकिन दोस्तों, हमारे बीच में हमारा जो जमीर है, कभी उसको टटोलने की कोशिश तो करो, उसको जागरूक करने की कोशिश तो करो। हम इसलिए नहीं पढ़े लिखे कि हम चुपचाप सहन कर ले। लोकशाही है, हम भी हमारे मुक्त आवाज से बोल सकते हैं कि हम पर अन्याय हो रहा है। कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हमें भारतीय संविधान का संरक्षण है। वही एक चीज है, वही एक चीज है कि वो मनुस्मृति का पुनर्प्रकाशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये अच्छी बात है। मुक्त स्वातंत्र्य मुझ पे भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन मैं उन दोस्तों को ये कहूंगा कि भाई, पहले आप आपके घर में जो महिला होंगी उनसे जरा ये पढ़ लो, मनन कर लो, चिंतन कर लो कि आपको मनुस्मृति स्वीकृत है। वो जमाना नहीं रहा है वहां पर भी और यहां पर भी कि जो कुछ लोग कहेंगे और हम सहन करेंगे। अब मैं इस समापन समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा अगलावे सर से निवेदन करता हूं कि अपना अध्यक्षीय भाषण करें। ये चर्चा सत्र कल से चल रहा है और इस विषय पर केवल महाराष्ट्र के नहीं, केवल आंध्र के नहीं, केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, अलग अलग जगहों से विचारक आए और उन्होंने अपने विचार रखे। इस विषय पर विचार मंथन हुआ और एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि जिस प्रकार इस देश में सामाजिक उत्पीड़न होता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, उसी प्रकार इस देश में हर क्षेत्र में इन्हीं आधारों पर उत्पीड़न होता है। और उस संदर्भ में काफी चर्चा हुई और शिक्षा क्षेत्र में कैसा उत्पीड़न होता है। शैक्षणिक या शिक्षा उत्पीड़न की जो बात है वो नई बात नहीं है। यहां की जो मैथोलॉजी है, जिस काल में रामायण महाभारत लिखे गए, हालांकि ये कोई ईसा पूर्वक ये बहुत पहले लिखे नहीं गए, ये बुद्ध के काल के बाद भगवत गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो आदि ग्रंथों का जो निर्माण हुआ है वो बुद्ध काल के बाद हुआ है। और इसीलिए रामायण में बुद्ध के बारे में कि बुद्ध कोई बौद्ध भिक्षु बुद्ध को चोर कहा है रामायण में। तो ये जो बात है, ये बातें हमें ख्याल में रखना आवश्यक है। जिस बुद्ध ने देश में ज्ञान का प्रचार किया, ज्ञान का प्रचार करने के लिए पूरी अपनी जान दे दिया, ने पूरा अपना आयुष्य दिया, ऐसे लोगों को चोर कहा गया। और यही बातें हमें हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में पढ़ाई जाती है। और जो हमारा जो सिलेबस है वही मूलतः एट्रोसिटीज वाला है। इस देश में जो एट्रोसिटी है वो सिलेबस से बच्चों के मन में डाल दी जाती है। और इसलिए ये बात को हमें ख्याल में रखना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम एजुकेशनल एट्रोसिटीज एक्ट ये होना चाहिए। अभी जो घटनाएं हमें दिखाई दे रही है, ये घटनाएं बढ़ रही है। ये केवल रोहित वेमुला के संदर्भ में नहीं हुआ, अलग अलग विश्वविद्यालय में ऐसी घटनाएं हो रही है। और इसलिए प्रोटेक्शन फ्रॉम एजुकेशनल एट्रोसिटीज इसके संदर्भ में यह एक्ट होना चाहिए। और ये जो इस चर्चा सत्र की जो मांग है, या यहाँ जो विचारक बैठे उनकी भी यही सोच रही कि इस संदर्भ में इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए ताकि इस देश में जो एट्रोसिटीज जो हो रही है, विशेषता शिक्षा के संदर्भ में, वो नहीं होगी या उसमें कमी आ जाएगी। इस संदर्भ में बात होना आवश्यक है। और इसीलिए इस संदर्भ में हम लोगों को विचार करना है। दूसरे सत्र में दिलीप मंडल साहब ने
बहुत कुछ अच्छे मुद्दे अपने हमारे सामने रखे और उन्होंने कुछ सॉल्यूशन देने का प्रयास किया। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब तक हम विरोध नहीं करते, जब तक उस बात को सामने नहीं लाती है कि उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठाते, तब तक कोई भी आपकी समस्या की तरफ ख्याल नहीं देगा। बच्चों को यदि भूख लगती है, जब वो बच्चा रोता है तब मां उसको खाना खिलाती है। उसी प्रकार हमें आवाज उठाना आवश्यक है और आवाज उठाने के बले इस संदर्भ में चिंतन होना चाहिए और हम सभी लोगों को सावध होना चाहिए कि इस प्रकार की कई बातें इस देश में हो रही है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोग कहेंगे कि कानून तो बनते हैं, बराबर कानून तो बनाए जाते हैं, लेकिन इस देश में बहुत अच्छे अच्छे कानून बनाए गए। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बहुत अच्छी घटना हमें इस देश को दी है, लेकिन देश में जो कमी है वो कमी है अच्छे कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता कि सत्ता जिन लोगों के हाथ में है वो लोग उसी विचारधारा के, उसी मनुवादी प्रवृत्ति के हैं। तो इसलिए उस संदर्भ में हम लोगों को सोचना है, चर्चा करना है। केवल चर्चा तक बात नहीं होगी, चिंतन करना पड़ेगा। और मंडल साहब ने और एक बात कही कि हमारे जो अंबेडकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं अलग अलग विश्वविद्यालय में, अलग अलग राज्यों में, उनका एक समन्वय समिति या एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके तहत ये सब ऑर्गेनाइजेशन है वो इकट्ठा आना चाहिए। ऐसी कोई बात हमारे पास नहीं है। हमें अभी तक ये पता नहीं था कि आईआईटी मद्रास में कोई डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन है। जैसा कि सुबह डॉक्टर रत्नाकर जी बता रहे थे कि हमारे यूनिवर्सिटी में 83-84 से जो डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन है उसके बारे में बाकी लोगों को पता नहीं था। रोहित वेमुला का जो इंसिडेंट वो हुआ और लोगों को पता चला, लेकिन बाकी लोग जो है, बाकी जो हमारे विरोधक है, वो इस देश में क्या हो रहा है उसके बारे में उनको जानकारी होती है, क्योंकि वो हर बात उनको पता चलती है। वो फिर दिल्ली का आदमी हो या मद्रास का आदमी, उनको देश में क्या हो रहा है वो मालूम होता है। तो दृष्टि से हम लोगों को इकट्ठा आने की जरूरत है और हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग स्टेट की या अलग अलग भागों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, लेकिन उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के एक समन्वय ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और उसी प्रकार स्टूडेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन का एक समन्वय होना चाहिए। एक ऐसी कमेटी होना चाहिए जिसके द्वारा ये सभी ऑर्गेनाइजेशन बांध सके और ताकि हमारे बच्चों पर जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं वो हम रोक सकते हैं। और इस दृष्टि से इस 2 दिनों में जो चर्चा हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस चर्चा में जो लोग आए हैं वो आम लोग नहीं है, और यहाँ के वक्ताओं ने भी इस बात को महसूस किया कि यहाँ इस सभागृह में जो लोग आए हैं वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं और एकेडमिक लोग आए हैं। जैसे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मेश्राम सर बैठे हैं, ऐसे बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं, ऐसे लोग यहाँ आए हैं। और इसलिए इन लोगों के सामने ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना और उसके ऊपर चिंतन होना, और केवल चर्चा चिंतन तक ये बात नहीं रुकनी चाहिए, तो उसको इस बात को आगे ले जाने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं मेरे शब्द को विराम देता हूं और फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।